Hello everyone, welcome to Free Studies. So second last part for Insta July 2020 current affair compilation. After this, one more video for facts for prelims and then your July 2020 current affairs will be done. After this, we will move to August 2020 current affairs, and I am again reminding you that please do yourself of September 2020 current affairs. September के current affairs आप अपने आप करेंगे. ओके, वेबसाइट से जाकर आप कर सकते हैं. 15 डेज़ के कर लीजिए. जब प्रीलिम्स हो जाएगा देन आई विल अपलोड द कंपाइलेशन. ओके, सो हम अगस्त तक के ही करेंगे. शायद क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ सितंबर के करंट अफेयर्स का वेट मत कीजिएगा, अगस्त तक के ही हम करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एंड प्रीलिम्स के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ हो गए हैं. अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो आप ज़रूर चेक कर लें. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. न्यूवाइज अ कॉमेट. आज के जो टॉपिक्स हैं वो पहले साइंस से रिलेटेड हैं थोड़े, एंड देन आपके देखते हैं कौन से टॉपिक्स आते हैं. तो न्यूवाइज अ कॉमेट. कॉमेट आपने सुना होगा, समझा होगा कभी जब आपने साइंस पढ़ी होगी. तो अर्थ ने अभी डिस्कवर किया है एक कॉमेट जिसका नाम है C2020F3. इसको न्यूवाइज नाम दिया है क्योंकि नासा के टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया है 22 जुलाई को. एंड ऑन द डे जो कॉमेट होता है वो 6800 ईयर्स ले जाता है अपना ऑर्बिट को कंप्लीट करने में. एंड दिस इज़ बहुत बड़ा टाइम है. एंड 64 मिलियन माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं वाइल क्रॉसिंग द अर्थ्स आउटसाइड ऑर्बिट. नाउ कोमा क्या होता है? 3 जुलाई को जो कॉमेट होता है वो सन के पास होता है एट 43 मिलियन किलोमीटर. इस डे पर जो कॉमेट है वो मरकरी के ऑर्बिट के अंदर मतलब जाने की कोशिश करता है क्योंकि सन के पास होता है. एंड जो आउटर लेयर होती है वो रिलीज़ हो जाती है. आउटर लेयर वॉज रिलीज क्रिएटिंग इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बनता है गैस का एंड डस्ट का. तो एक ब्राइट टेल बनती है डेब्रिस की जो कि थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक रहती है. कुछ बेसिक टर्म्स हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट, इन सब में डिफरेंसेस बताए गए हैं. एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं भी आपको पढ़ा देती हूँ. एस्टेरॉइड मीन्स जो छोटे, इनएक्टिव एंड रॉकी बॉडी जो कि सन के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं. कॉमेट भी छोटे ही होते हैं एंड इनका आपको खास ध्यान ये रखना है, इनकी टेल होती है, ठीक है, डस्ट एंड गैस की. मिटियोरॉइड क्या होते हैं? ये भी स्मॉल पार्टिकल ही होते हैं फ्रॉम अ कॉमेट और एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन. तो मिटियोरॉइड जो होते हैं वो कॉमेट और एस्टेरॉइड का पार्ट होते हैं. मिटियोर क्या होते हैं? जो लाइट फिनोमिना, जो जब मिटियोराइड जो होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर एंटर करता है तो ऐसा लगता है जैसे टूटता हुआ तारा, दैट इज़ द मिटियोर. एंड मिटियोराइट क्या होता है? जब मिटियोरॉइड मीन्स जो आपका वो छोटा सा पार्ट था कॉमेट और एस्टेरॉइड का, एंड दैट सर्वाइव इट्स पैसेज थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंड वो अर्थ के सरफेस पर क्या करता है? लैंड करता है, दैट इज़ मिटियोराइट. तो मिटियोरॉइड का ही पार्ट है क्या? मिटियोराइट. मीन्स जब अर्थ के ऊपर आ जाएगा तो उसे मिटियोराइट बोलेंगे, एंड जब अर्थ पर नहीं आया है तब उसे मिटियोरॉइड बोलेंगे. ओके, देन देखिए नासाज न्यूवाइज. तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था. वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर वाइज है. दिसंबर 2013 में इसका नाम जो है वो न्यूवाइज प्रोजेक्ट रखा था. अब हम ये यहाँ से भी आप थोड़ा डायग्राम देख सकते हैं. कॉमेट क्या है? आपको टेल दिखाई देंगी. एस्टेरॉइड थोड़े थोड़े पत्थर दिखाई देंगे. मिटेरॉइड देखिए इसका छोटा सा हिस्सा दिखाया हुआ है. एस्टेरॉइड का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है. मिटियोर जब आपको थोड़ी लाइट दिखाई दे, एंड मिटियोराइट जब वो अर्थ पर गिर गया तो वो क्या बन जाता है? मिटियोराइट. तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस समझाई गई है. देन देखिए होप UAE's फर्स्ट मिशन टू मार्स. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला मिशन है मार्स के तरफ. 16 जुलाई को लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया था. लॉन्च साइट होगी तनिगशिमा स्पेस सेंटर इन जापान. नाउ जुलाई लॉन्च क्यों मैटर करता है? ये स्पेस क्राफ्ट it must blast off from the अर्थ ड्यूरिंग अ ब्रीफ लॉन्च विंडो इन जुलाई. क्योंकि जो अर्थ और जो मार्स होते हैं वो सन की तरफ देखिए चक्कर लगाते हैं, लेकिन दोनों के जो रेट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं. एंड दे आर अलाइंड एट देयर क्लोजेस्ट पॉइंट ओनली वंस 2 ईयर्स. मतलब हर 2 साल में जब वो पेरिफिलियन का टाइम आता है. एंड ऑल. होप मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था. मैनकाइंड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉडल है.
होप मिशन 2015 में स्टार्ट हुआ था कि मैनकाइंड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉडल बनाना है रेड प्लैनेट एटमॉस्फेयर के लिए। ये एक मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है, ओके, एंड ये मार्स की जो भी थिन एटमॉस्फेयर है उसके बारे में स्टडी करेगा। इस मिशन का ऑफिशियली नेम था द एमिरेट्स मार्स मिशन एंड ऑर्बिटर का नेम है होप एल अमल, ओके। अगर सक्सेसफुल रहा तो ये 6 और अदर्स को ज्वाइन करेगा जो कि मार्स को स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम यूएस, यूरोप एंड इंडिया। सो होप प्रोब जो है उसका मिशन लाइफ 1 मार्टियन ईयर है, मीन्स 2 अर्थ ईयर्स के बराबर। क्या समझने के लिए? मार्स का एटमॉस्फेयर समझने के लिए, मार्स के क्या अफेक्ट्स रहेंगे अगर मीन्स उसका वेदर चेंज होता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर, लोअर एंड अपर एटमॉस्फेयर से क्या मीन्स उसके कोरिलेशन है, प्रेजेंस एंड वेरिएबिलिटी देखना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की अपर एटमॉस्फेयर में, एंड वाई मार्स इज लूजिंग दीज गैसेस टू स्पेस। तो ये सब पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मिशन का सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज़ अ नोन फैक्ट कि जो रेड प्लैनेट है वो एक समय पर हैबिटेबल था, वहाँ पे फ्लोइंग वाटर के सिग्नेचर्स भी मिले हैं एंड ऑर्गेनिक मटीरियल भी मिला है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स को सपोर्ट मिल सकता है। तो इससे फ्यूचर ऑफ अर्थ के बारे में भी हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। तो इसे आप थोड़ा सा एक बार अपने आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सोलर ऑर्बिटर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ पिक्चर्स रिलीज़ की हैं सन की, जो कि उन्होंने कैप्चर किया सोलर ऑर्बिटर से। फरवरी में इन्होंने ये लॉन्च किया था। ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसने पहला जो क्लोज पास है सन के पास मिड जून में वो कंप्लीट कर लिया। मीन्स ये सन से 48 मिलियन माइल्स क्या था उसके आसपास घूम रहा था अपने 10 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। क्या ऑब्जर्व किया कि सन की मिनी फ्लेयर्स हैं जिसको कैंप फायर्स भी कहा गया। ये जो कैंप फायर्स हैं दीज आर द मिलियनेट्स ऑफ द साइज ऑफ सन एंड रूटीनली मीन्स इनको ऑब्जर्व किया गया। ये जो छोटे छोटे फ्लेयर्स होते हैं, अभी मीन्स हम स्मॉल बोल रहे हैं बट एक्चुअली में वो बहुत बड़े होते हैं, एंड उन्हीं से कोरोना बनता है। ये कोरोना आपका कोरोना वायरस नहीं है, सन का आउटर एटमॉस्फेयर है जो कि उसके सरफेस से काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? सन के एटमॉस्फेयर में जो मैग्नेटिक एनर्जी के लार्ज एक्सप्लोजन्स होते हैं उन्हीं को सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। एंड ये जो फ्लेयर्स हैं ये सन स्पॉट्स के पास होते हैं। सोलर फ्लेयर्स के टाइम पर जो सन होते हैं वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो सोलर विंड है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी आते हैं। एंड कोरोना आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक है। इसका जो टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा है। सन के भी सरफेस से काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करने के बाद क्या पता चला है, द फिजिकल मैकेनिज्म जिसकी वजह से कोरोना हीट होता है वो अभी भी समझ में नहीं आए हैं, ओके। एंड सोलर ऑर्बिटर मिशन किसका है? ध्यान रखिएगा, ये ईएसए का है और एनएसए आपका जो अमेरिका का है, ठीक है। इन दोनों का कोलैबोरेशन है, ओके। एंड ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? ये लॉन्च किया गया था कैप कैनेवरल से यूनाइटेड लॉन्च एट अलायंस एटलस वी रॉकेट से फरवरी 2020 के अंदर। तब भी हमने ये पढ़ा था। ये आप सन की पिक्चर्स देखिए, बाहर आपको कोरोनल होल दिखाई देगा, ये आपको क्रोमोस्फियर दिखाई देगा, ये सन स्पॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक, ये आपका प्रोटोस्फियर है, ये आपका कोरोना है जो बाहर की तरफ है, ये आपकी कन्वेक्शन जोन, प्रोमिनेंस, रेडिएटिव जोन, कोर, ठीक है। इतना डीप में नहीं करने की ज़रूरत है अभी। अब देखिए ये फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन था ईएसए का, कॉस्मिक विशन है उनका 2015 टू 2025 प्रोग्राम। सन के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की उन्होंने इमेजेस प्रोवाइड की हैं। ये 7 ईयर का मिशन है एंड मींस अभी तो हमने कितना पढ़ा 45, अभी ये और 26 मिलियन माइल्स के करीब जाएगा। एंड जो हीट है उसको देखेगा क्योंकि इसके जो प्रोजेक्ट मतलब सेंड किया गया है वो टाइटेनियम से है, ठीक है। तो उससे मीन्स जो टेम्परेचर है वो 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक झेल सकता है। नाउ सोलर ऑर्बिटर 4 क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा। एक तो सोलर विंड कहाँ से आती हैं, कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे बनी है, सोलर ट्रांजिएंट्स जो है वो अपनी हेलियोस्फेरिक वेरिएबिलिटी को कैसे ड्राइव करते हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सोलर डायनामो कैसे काम करता है, ये सब के आंसर्स पता चलेंगे।
ESA मेंबर स्टेट्स यूरोपियन की ज़्यादा कंट्रीज़ है, ओके 19 है। एंड सोलर ऑर्बिटर किसका क्या फॉलो कर रहा है, यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट, ये भी दूसरा कोलेबोरेशन है किसका, ESA और नासा का ही, जो कि 1990 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड अभी क्या लॉन्च किया गया है, सोलर ऑर्बिटर मिशन। अब हम पढ़ते हैं तियानवेन फर्स्ट। तो ये है आपका तियानवेन, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कुछ नाम चाइना और जापान के ही होते हैं। तो 22 जुलाई को चाइना ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट एंड क्वेश्चंस टू हेवन, ये इन्होंने इसका नाम दिया है। ये फर्स्ट मार्स प्रोब है इनका जिसका नाम रखा गया है तियानवेन 1 या फिर ह्यूजियंग 1। इसके अंदर एक ऑर्बिटर होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा। अपना आपको याद आ गया होगा जो हमने लास्ट ईयर सेंड किया था मून के लिए, एंड उसका हमने लैंडर का नाम क्या रखा था, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा था, बट उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम इसी टॉपिक पर फिक्स रहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड हमें अगस्त के भी करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया जी चैंग चाइना से। इसकी जो लैंडिंग साइट है वो रहेगी यूटोपिया प्लानेटिया, मीन्स मार्स का एक वास्ट प्लेन है। एंड सेम प्लेस नासा का जो वाइकिंग 2 मिशन है वो 1970 में यहाँ पे लैंड किया था। तियानवेन 1 जो है वो रेड प्लैनेट के ऑर्बिट पर फरवरी 2021 में पहुंचेगा। जो रोवर है वो मार्स में, मीन्स इसके ऊपर लैंड करेगा। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो USSR और US के बाद चाइना थर्ड कंट्री होगी जो कि मार्स में पहुंच पाएगी। ठीक है, अगेन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि मार्स में एक टाइम पर लाइफ पॉसिबल थी, तो उसके लिए थोड़ा आंसर मिल सकेंगे। जो UAE है वो भी अपना होप मिशन 19 जुलाई अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिजर्वेरेंस, नासाज मिशन टू मार्स। नाउ नासा दैट इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने भी अपना मार्स 2020 प्रिजर्वेरेंस रोवर जो है वो लॉन्च किया। एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V से ये जो लॉन्च है ये केप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन से हुई फ्लोरिडा के अंदर। ठीक है, ये थर्ड मिशन है इनका, थर्ड लॉन्च है मार्स के लिए। एंड UAE के होप एंड चाइना के तियानवेन, ये दोनों भी इनके हैं। मीन्स ये UAE का है होप एंड चाइना का क्या है, तियानवेन। आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ ये आपका रोवर होगा। जो रोवर्स मार्स है वो Feb 18 2021 पर मीन्स अराइव होगा। एंड जो मिशन है वो 1 मार्स ईयर, मतलब वो लास्ट करेगा एटलीस्ट फॉर 1 मार्स ईयर, मीन्स 687 डेज ऑन अर्थ अगर हम बात करें। लैंडिंग साइट इसकी रहेगी जिजीरो क्रेटर। लैंडिंग साइट इसकी जिजीरो क्रेटर है एंड इट इज़ लोडेड विथ 7 इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर आप देख सकते हैं। ओके, इसमें मेंशन भी है। मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी दैट इज मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। एंड इट विल कैरी इनजेन्युइटी, जो फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर है टू फ्लाई ऑन मार्स। एंड ये फर्स्ट टाइम होगा कि नासा हेलीकॉप्टर भी दूसरे प्लैनेट पे उड़ाने जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है ताकि जो बैक रॉक सैंपल्स है वो मार्स से लाई जा सके एंड उनका एनालिसिस किया जा सके अर्थ पर। ये फिर आपको मेंस में काम आएंगे कि इससे एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ जो है उसके बारे में पता चलेगा। मार्टियन रॉक को कलेक्ट कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर डिलीवर किया जाएगा। मार्स का क्लाइमेट पढ़ा जाएगा। मार्स जो है वो मीन्स लोकेटेड है वेरी नियर बैकयार्ड, मीन्स 200 किलोमीटर बैक अवे। ये एक प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन जो है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने की सोच रहे हैं। एंड मार्स के अंदर फ्लोइंग वाटर एंड एटमॉस्फेयर पाया गया है पहले भी, जिसकी वजह से यहाँ से समझा जा सकता है कि सपोर्ट ऐसे किया इन्होंने लाइफ को। नासा जो है वो अपने रोवर्स मार्स पर 1997 से ही भेज रहा है। एंड व्हेन द मार्स पाथ फाइंडर मिशन वाज इनिशिएटेड, जो मिशन है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो एंड क्योंकि सक्सेसफुल हुआ ही था तब, तो नासा जो है वो कंटिन्यूसली सेंड करता ही रहता है। सेकेंड टाइम ट्विन रोवर सेंड किए थे स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी सेंड किए थे मार्स 2003 में। एंड तीसरी बार क्यूरियोसिटी सेंड किया था 2012 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, पहले पाथ फाइंडर, देन स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी एंड देन क्यूरियोसिटी। नाउ हमारे टॉपिक्स शुरू होंगे। Awareness in the fields of IT, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology and some issues relating to intellectual property rights. What is compulsory licensing? Compulsory licensing जो है ये एक ऐसा लाइसेंस है, एक ऐसी एथोराइजेशन है जिसे गवर्नमेंट इशू करता है किसी भी एप्लीकेंट को एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंटी। जो चैप्टर 16 है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970
का एंड जो एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज़ योर ट्रिप्स, वो डिस्कस करते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग को। नाउ जब भी जो पेटेंट होती है उसकी जो डेट है सीलिंग की, उसको जब 3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन लेनी होती है। तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं? एक तो रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स की, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक की विद द रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन विच आर नॉट सेटिस्फाइड एंड पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस, पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि आप जो भी कुछ आपने इन्वेंट किया है तो वो इंडिया में पहले से इन्वेंट ना हो रहा हो, पब्लिक को अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ नया इन्वेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 92 यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ देर इज़ आइदर अ नेशनल इमरजेंसी या फिर एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू की जा सकती है। पहली बार कंपलसरी जो फर्स्ट लाइसेंस था वो कब इशू किया गया था? तो मार्च 9, 2012 में इशू किया गया था एक हैदराबाद बेस्ड नाटको फार्मा को, क्योंकि उन्होंने एक जेनरिक वर्जन बेयर्स नेक्सावर, एक एंटी कैंसर एजेंट है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। देन ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव देखें तो ये एक डिबेटेबल इशू है। काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन है उसकी अनअवेलेबिलिटी एंड अनअफोर्डेबिलिटी एंड वो मोर एंड मोर कंपलसरी लाइसेंसेज मीन्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोप, यूएसए, वो इसको अपोज करते हैं क्योंकि इससे इनोवेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, नाउ कंपलसरी लाइसेंसिंग न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रेमडेसिविर जो आपने सभी ने सुना होगा कोरोना के लिए, एंड इसके लिए इशू किए गए हैं क्लोज 92 के अंदर है ये, कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन बना सकें, दैट्स वाई। नाउ लेट्स रीड अबाउट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केस है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडलिस्ट एंड रनिंग नेशनल चैंपियन वेट लिफ्टर प्रदीप सिंह वो पॉजिटिव पाए गए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है। तो उन्हें 4 ईयर्स सस्पेंशन दे दिया गया है जब उनका ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाया कि उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लिए थे। एंड ये एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनको आउट ऑफ कंपटीशन कर दिया। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? इससे जो मसल मास होता है वो बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टिश्यू रिपेयरिंग इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, एंड डोपिंग एजेंट पावर के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड नियर द बेस ऑफ द ब्रेन। जब जो ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन तक पहुंचता है तो उसकी वजह से एक प्रोटीन रिलीज होता है, दैट इज IGF-1 फ्रॉम द लीवर, एंड इससे जो बोन्स की ग्रोथ है, मसल्स की ग्रोथ, टिश्यूज़ की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही फाउंडेशन है, ये कनाडा में है, एंड ये इसीलिए प्रमोट करता है मींस कि लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में ड्रग्स ना लें। ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, एंड जो एजेंसी है उसका काम यही है रिसर्च करना, देखना, एंड जो इसके प्रोविजंस है वो इन्फोर्स कराते हैं यूनेस्को के इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन देखिए इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, तो ये एंटर कर गया है अपने ईयर लॉन्ग असेंबली फेज के अंदर। 35 ईयर्स अपने दिमाग को झंझोड़ने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, प्री प्रोडक्शन करने के बाद जो IETR की असेंबली है, इट विल टेक 5 ईयर्स स्टार्टिंग नाउ। ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट रहेगा, एंड इट विल टॉक अबाउट एंड इट विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। साउदर्न फ्रांस के अंदर ये बन रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि फ्यूजन एनर्जी की किस तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है, ठीक है। ये पहला फ्यूजन डिवाइस होगा जो कि नेट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पहला फ्यूजन डिवाइस होगा जो कि फ्यूजन मेंटेन करेगा फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, टेस्ट करेगा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। इसको 7 मेंबर एंटिटीज़ फंड कर रही हैं एंड इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। EU, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, US। नॉर्थ कोरिया ज़्यादातर नहीं होता है, नॉर्थ कोरिया यहाँ भी नहीं है।
500 मेगावाट फ्यूजन पावर प्रोड्यूस होगी। एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है टेक्नोलॉजीज़ का। एक ड्यूटेरियम ट्राइटियम प्लाज्मा अचीव किया जाएगा एंड ट्राइटियम ब्रीडिंग टेस्ट की जाएगी, डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा सेफ्टी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूजन डिवाइस। फ्यूजन एक एनर्जी सोर्स होता है सन एंड स्टार्स का। लेबोरेटरी में कैसे अचीव किया जाएगा? जो मोस्टली जो फ्यूजन रिएक्शन होती है लेबोरेटरी के अंदर, वो रिएक्शन होती है 2 हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के बीच में, दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डी टी से भी ध्यान रख सकते हो। सो दिस आई मीन्स ये हाईएस्ट एनर्जी गेन प्रोड्यूस करती हैं एट द लोवेस्ट टेम्परेचर। टोडामैक क्या है? टोडामैक भी एक मशीन है जो कि एनर्जी ऑफ फ्यूजन को हार्नेस करने के लिए बनाई गई है कि जो भी फ्यूजन ऑफ एटम से एनर्जी बनेगी उसे इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फ्यूजन पावर प्लांट भी इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको सबसे पहले सोवियत रिसर्च ने बनाया था 1960 में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामैक है। ITER मीन्स ट्वाइस द साइज ऑफ लार्जेस्ट मशीन, जो कि अभी ऑपरेशनल में है, मीन्स जो अभी ऑपरेट हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स। कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्लीन एनर्जी कैन सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19। नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है कि हमें क्लीन एनर्जी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं एंड दैट इज पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है कुछ ऐसे एफर्ट्स हमें लगाने होंगे कि एक क्लीन, रेजिलिएंट एंड एक कम कॉस्ट पर एनर्जी फ्यूचर इंडिया में बन सके। इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम सब इंक्लूडेड है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस थोड़े डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड आ सकते हैं। यहाँ पे यही प्रोग्राम्स होंगे कि लीस्ट कॉस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस पे पैसे खर्च करने होंगे, रेजिलेंट सिक्योर एनर्जी सिस्टम्स को सपोर्ट करना होगा, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना होगा, सोशल एंड एनवायरनमेंट इक्विटी को भी क्या करना होगा? प्रमोट करना होगा। क्लीन एनर्जी के अंदर फॉसिल फ्यूल, देखिए व्हाट नीड्स टू बी डन पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं व्हाट इज क्लीन एनर्जी। नॉट फॉसिल फ्यूल, नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो होंगे आपके न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल के अंदर आपकी हाइड्रो, जियोथर्मल, विंड, सोलर, ओशियन, बायोमास आता है। इनमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। अगर फॉसिल फ्यूल एंड ग्रीन हाउस गैसेज यूज़ करते हैं तो उससे हाई एफिशिएंसी मिलती है, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ, इंडिया को आइडेंटिफाई करने होंगे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 के बाद इकोनॉमी रिकवर करना बहुत मुश्किल है शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्टेट्स के अंदर। तो एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, पावर सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी आएंगी। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो 1.7 गीगा टन्स जो क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उसको बचा सकता है एंड 600 मिलियन टन्स जो हमें ऑयल इक्विवेलेंट फ्यूल डिमांड जो है बाय 2030 उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है कि गंगा रिवर को दोबारा से रेजुविनेट करते हैं। 400 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं कि अच्छे से गंगा को क्लीन किया जा सके। इसे इम्प्लीमेंट करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ध्यान रखिएगा, लोन किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। किसके साथ मिलकर? स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर। एक नेशनल गंगा काउंसिल भी बनाई हुई है, 2016 में ही बन गई थी। रिवर गंगा रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016 के अंडर जो एंड इसने डिसॉल्व किया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। ध्यान रखिएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को डिसॉल्व करके रिवर गंगा अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016 बना था। ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड चीफ मिनिस्टर्स होंगे 5 रिवर गंगा बेसिन्स के, दैट इज़ उत्तराखंड से निकलती है रिवर हमारी गंगा, गोमुख से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहीं से बहती हुई बंगाल में जो सुंदरबन एरिया है वहाँ से गिर जाती है। मेन पिलर्स क्या है नमामि गंगे के? सब गुड पॉइंट्स, एफोरेस्टेशन होगी, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस, गंगा ग्राम एंड ऑल। नमामि गंगे प्रोग्राम हमारे इंडिया की, क्योंकि हम सभी को पता है रिवर गंगा हमारी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल वैल्यू, कितने लोग अपने पाप धोने जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, राइजिंग इन द हिमालयाज, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, 250 किलोमीटर एरिया को कवर करती है एंड जो गंगा का बेसिन है वो नेपाल में भी है, चाइना में भी है, बांग्लादेश में भी है। 26% ऑफ इंडियाज लैंड मास।
पास, ठीक है। गंगा जो है वो इंडिया की होलिएस्ट रिवर्स है, पवित्र रिवर है, एंड अगर हम उसको क्लीन कर पाएंगे तो उससे 40% पॉपुलेशन को भी फ़र्क पड़ेगा, अच्छा उनको फ़ायदा होगा। गंगा को थ्रेट यही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। डेट्रियोरिएशन सबसे बुरी चीज़, गंगा जो है वो नहाने के लिए लीन सीजन्स में भी नहाने के लिए अनफिट नहीं है, ठीक है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट सब गंदगी उसके अंदर डाल देते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स अंडर UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट, चौथा एडिशन क्लाइमेट एक्शन का रिलीज़ किया गया। इसको को चेयर किया यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसका एम क्या है? एम यही है डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प किया जाए। 2015 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कहा था कि उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि वो $100 बिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर देंगे 2020 तक, एंड अब 2025 तक $100 बिलियन की बात हुई है। 196 कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। पेरिस एग्रीमेंट यही था कि ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, 2 डिग्री तक तो लाना ही है, एंड कोशिश करनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज उसका लिमिट कर दिया जाए। UNFCCC 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुई थी, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पहली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है ताकि क्लाइमेट चेंज को देखा जा सके। फिर 2012 में रियो प्लस हुआ था, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। जो 1992 में हुई थी वो रियो कन्वेंशन है। UNFCCC 1994 में आया था CBD के साथ। देन देखिए इंडिया का टाइगर सेंसस ने एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। 4th साइकिल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की कंडक्ट की गई ग्लोबल टाइगर डे पर, एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हम आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, एंड 26,838 लोकेशंस पर 141 साइट्स पर 121,337 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इन्होंने कवर किया। अब कितने टाइगर्स पाए गए हैं? 2967, 75% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है और सिर्फ 2967, ठीक है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ही कम है। डबलिंग जो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमें मतलब डबल करना है टाइगर नंबर्स को, जो हमने 2010 में कहा था सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, तो ये 2022 से पहले हमने कर लिया है। 4th साइकिल थी, सबसे ज़्यादा जो आपके टाइगर है ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है 526। पहले भी हम ये कर चुके हैं, आई थिंक हमने इसको फरवरी के करंट अफेयर के अंदर किया है, ओके। देन देखिए हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा आपके जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटका में है, सिर्फ 2 ही कम है, ठीक है, 524। 5 साल में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वो भी बढ़ाए गए हैं, 692 से 860 हो गए। कम्युनिटी रिजर्व्स भी बढ़ाए गए हैं 43 से 100। 2014 के अंदर जो स्ट्रिप्ड बिग कैट्स थे वो 2226 थे, 2010 के अंदर 1706 थे, 2006 में 1411 थे। पेंच टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स रिकॉर्ड किए गए। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट देखी गई। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ रिकॉर्ड किए गए? मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ देखी गई? सत्यामंगलम के अंदर। एंड डिक्लाइन कहाँ देखा गया? छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम के अंदर। और उड़ीसा के अंदर कुछ चेंज नहीं है, उड़ीसा जहाँ थे वहीं के वहीं है, ओके। अब आ जाते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। इसे कौन करती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है, एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। विथ टेक्निकल बैकस्टॉपिंग देता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पार्टनर्स। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एमस्ट्राइप्स भी लॉन्च किया गया था, दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। 2010 के अंदर जब पीटर्सबर्ग की टाइगर समिट हुई थी तब हमने कहा था, स्लोगन दिया था टाइगर मल्टीप्लाई 2, कि हम टाइगर के नंबर्स को क्या करेंगे? डबल करेंगे। एक और ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक का भी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम है, दोबारा टाइगर को बचाने के लिए ही, एंड एक सेपरेट एंटिटी भी है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, एंड इसकी 2 आर्म्स हैं, एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम। इंडिया में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। यहाँ पे एक डिफरेंस गिवन है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, आप इसको रीड करिए, ठीक है। एंड नहीं समझ में आए तो बताइएगा, फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी। देन आसाम की डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू गेट नेशनल पार्क स्टेटस। तो आसाम की जो डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का स्टेटस मिलने वाला है।
ये है क्या, ये एक जयपुर रेन फॉरेस्ट है। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 47 मैमल, 47 रेप्टाइल, 310 तरीके की बटरफ्लाई स्पीशीज़ है। 2004 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। एक बहुत बड़ी लो लैंड रेन फॉरेस्ट ये है। देहिंग एक रिवर का नेम है जो कि यहाँ फॉरेस्ट से गुजरती है, एंड पटकाई जो है वो यहाँ पे हिल है। नेशनल पार्क, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग नेशनल पार्क मीन्स कोई भी ऐसा एरिया जो कि स्टैट्यूटरी या फिर नहीं भी उसको नोटिफाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कि इसको नेशनल पार्क बनाइए, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल, फोनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल एसोसिएशन बहुत है, तो उसको बनाया जा सकता है। जो लास्ट पेज के अंदर डिफरेंस था एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं ऐसा उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने अपना जो एनवायरनमेंट की बुक है उसके अंदर ये पढ़ा होगा। नेशनल पार्क जो है वो IUCN कैटेगरी सेकेंड प्रोटेक्टेड एरियाज में भी आते हैं। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो 1936 में बना था, हेली नेशनल पार्क। अब उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के अंदर आपको मिल जाएगा। UN की हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, तो नीति आयोग ने इंडिया की सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू UN हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है वो उसे प्रेजेंट किया। एंड इस बार का थीम ध्यान रखिएगा, डिकेड ऑफ नेशन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। तो नीति आयोग ने कहा है कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अडॉप्ट एंड मॉनिटर तो करेंगे ही, 2030 एजेंडा को भी ध्यान में रखेंगे, रिव्यू भी करेंगे 17 SDGs को। एंड यूनाइटेड नेशन HLPF दैट इज हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने 2012 देखिए Rio+20 मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये आउटकम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। ये UNCSD है, वो UNFCCC और CBD थे। द फ्यूचर वी वांट दिस वन। नाउ जो HLPF है वो एनुअली मिलते हैं जुलाई में 8 डेज के लिए यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। इन्होंने जो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया है। ये UN का प्लेटफॉर्म है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वॉलंटरली नेशनल रिव्यू क्या होता है, एक प्रोसेस है जहाँ पे कंट्री देखती है कि वो ग्लोबल गोल्स को अचीव करने में कितनी सक्षम है या नहीं। जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो वॉलंटरली होते हैं, एंड सक्सेस, चैलेंजेस ये सब देखे जाते हैं। नाउ डॉल्फिन नंबर डिप्स इन चंबल रिवर, तो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नया डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट रिलीज़ किया है एंड कहा है कि सिर्फ 435 किलोमीटर लंबी चंबल रिवर सेंचुरी के अंदर जो 3 स्टेट से गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, उसमें सिर्फ 68 डॉल्फिन ही बची हैं। 13% कम हो गई हैं पिछले 4 साल में। 2016 से ही 78 थी और ये तब से ही मीन्स 10 कम हो गई हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपकी जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर सेंचुरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। कारण क्या है, इलीगल सैंड माइनिंग, रिवर वाटर का गलत यूज़ करना, रिवर कोर्स का बार बार चेंज होना, इनलैंड वाटरवेज बनाना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सीडेंटल किलिंग, कभी कभी गलती से भी मर जाती हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है उसको प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका इंडेंजर्ड घोषित किया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। इसकी रूडिमेंट्री आइज़ होती हैं एंड ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करती हैं। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है एंड इसको पॉपुलरली कहा जाता है शुशु, ठीक है। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 7 स्टेट्स के अंदर, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगेन हमने ये पढ़ा हुआ है। देन देखिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक जोनल मास्टर प्लान अप्रूव किया है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए, गौमुख से उत्तराकाशी तक। एंड ये जो मूव है इससे 4 धाम जो रोड प्रोजेक्ट है उसको हेल्प मिलेगी। ये एक वाटर शेड अप्रोच है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पर ध्यान दिया जाएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था 18 दिसंबर 2012 को। जो पूरा फ्रेजाइल मीन्स वेरी डेलिकेट, फ्रेजाइल जो हमारे हिमालयन इकोसिस्टम है वहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ 2 मेगावाट तक ही लगाए जाएंगे। एंड जो नोटिफिकेशन है फिर उसको अमेंड भी किया क्योंकि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो ऑब्जेक्शंस मींस फेस कर रहे थे। एंड ये स्टडी किया गया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स का। 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी आप सबको याद होगी। एंड आई थिंक एम से कोई नदी का नाम है उस पर ये हुआ था। हिमालय जो है वो फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, जो रॉक्स हैं वो मीन्स अभी तक भी अच्छे से कंसोलिडेटेड नहीं है।
एंड जो डेब्रिस है वो रिवर के अंदर आ जाता है, रिवर को अफेक्ट करता है, पूरे रीजन को अफेक्ट करता है। 1800 से 2000 मीटर तक जो एल्टीट्यूड होता है वो पूरा मोरेंस होता है। मोरेंस आपने ग्लेशियल जो डेब्रिस होते हैं वो होते हैं, मीन्स जो आपके ग्लेशियर वाले आपके अपने चैप्टर में पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर। जो हिमालयाज़ है वो सिस्मिक जोन फिफ्थ में आते हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है अपर हिमालयाज़ के अंदर। एंड इंटरडिपेंडेंट फ्रेजाइल गंगा हिमालयन बेसिन है, एंड ये फॉल करते हैं गढ़वाल लेसर हिमालयाज़ के अंदर एंड हायर हिमालयाज़ के अंदर। Then RAISE initiative, that is a retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency program, इसे लॉन्च कर दिया है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री प्रोग्राम का। ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री प्रोग्राम का जॉइंट इनिशिएटिव है। एंड इसका इनिशिएटिव यही है, बैड क्वालिटी को देखेंगे। मैत्री प्रोग्राम ध्यान रखिएगा यूएस इंडिया की बायलेटरल पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बीच में, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके। लोनर लेक टर्न पिक क्यों हो गई, आई थिंक हमने लास्ट मंथ ही किया है। महाराष्ट्र की लोनर लेक पिंक क्यों हो गई, ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया की वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पे हाई सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी हो गई है। हेलोफिबिक आर्किया की वजह से हुई है। एंड जो पिंक वाटर है वो कोई परमानेंट नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा जैसे ये बैक्टीरिया ख़त्म होगा। ये रिसर्च फाइंड की है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, डीएसटी की ये ऑटोनॉमस बॉडी है। दूसरी यहाँ पे बारिश कम हुई, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हुआ एंड हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी सैलिनिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से वहाँ पे हेलोफिलिक माइक्रोब्स जो है दैट इज़ हेलोरकी, उनकी ग्रोथ हो गई एंड कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। जो बर्ड का जो प्लूमेज है वो भी पिंक एंड रेडिश होता है कलर के अंदर, क्योंकि वो कार्टिनियोड्स रिच फूड अगर इंजेस्ट करते हैं तो। एंड ये ध्यान रखिएगा, ये लोनर क्रेटर लेक है। ब्रिटिश ऑफिसर ने इसका पहले नाम CZE अलेक्जेंडर 1823 में इसका नाम रखा था। एक सर्कुलर लेक है, महाराष्ट्र में मिटियोराइट स्ट्राइक आई थी उसकी वजह से क्रिएट हुई थी। 1979 में जियो हेरिटेज साइट भी बन गई थी। एंड ग्रेट डक्कन ट्रैप्स के अंदर ये पाई जाती है, ये भी हमने लास्ट मंथ में ही किया है। देन देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, ये रिपोर्ट रिलीज़ की है किसने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, सोच लीजिए कि आप फॉरेस्ट में कुछ रिसोर्सेज ढूंढने गए हैं एंड आपको वहाँ पे क्या मिल गया, फूड मिल गया। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप। एंड हर 5 साल में 1990 से ही ये असेसमेंट करते हैं, फॉरेस्ट को देखते हैं, उनकी कंडीशंस को देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। टॉप 10 कंट्रीज ध्यान रखिएगा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया का नंबर 3rd है, चिले, वियतनाम, टर्की, यूएस, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। जो एशियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया के अंदर गेन पाया गया है, 1.17 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज पाया गया है। जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे लॉस पाया गया है। इंडिया में देखें तो इंडिया ने 0.38% गेन किया है। एंड गवर्नमेंट का जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हमने इसका कारण इसको मींस क्रेडिट जाता है। 0 से 25 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है 2015 में जो मैनेज कर रहे थे लोकल ट्राइबल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। देन जो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट रेट है वो डिसअपॉइंटेड है एंड इसी की वजह से बस 0.38% ही रहा। इंडिया के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंदर, मीन्स 12.5 मिलियन लोग फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, मीन्स 6.23 मिलियन %, 50%। अब हम आ जाते हैं यमुना वाटर के अंदर अमोनिया के हाई लेवल्स पाए गए हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड ने एंड प्लेज की है, शायद प्लेज तो नहीं की, उन्होंने रिड्यूस करना चाहिए 25% तक। एक्सेप्टेबल लिमिट बस 0.5 ppm है। अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है, इंडस्ट्रियल केमिकल में यूज़ की जाती है। इसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, पंजेंट स्मेल आती है एंड नेचुरली ये एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर से ब्रेक डाउन होकर हवा से हल्की है। कंटामिनेशन खराब तो ये करेगी ही, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से आई है। कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो फिर फिशेस के लिए उनके लिए ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। यमुना के अंदर कैसे आई, डाई यूनिट से, डिस्टिलरी से, फैक्ट्रीज है पानीपत के अंदर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा में, वहाँ का सारा सिवेज जो है अनसिवर्ड जो कॉलोनीज है सब इसके अंदर गंदा पानी के अंदर गंदी चीज़ें को डाल देते हैं। क्या करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी गाइडलाइंस की एंड
एंड अनट्रीटेड सीवेज को देखना होगा कि वो पानी के अंदर ना आए, इकोलॉजिकल फ्लो को अच्छा बनाना होगा। अब चैलेंजेस क्या हैं? दिल्ली जो कि हरियाणा पे डिपेंड है 17% पानी के लिए। दूसरा हरियाणा जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी वाटर पॉसिटी के केसेस पाए गए हैं। देन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो है, पॉल्यूटेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं। रिवर यमुना ध्यान रखिएगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुंछ पीक से मसूरी रीजन के अंदर। मसूरी आपको जाना है ना, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप मसूरी पहुंच जाएंगे, इसलिए लगे रहिए, डटे रहिए। एंड उत्तराकाशी जो उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपका मसूरी है, वहाँ पे बंदरपूछ है, वहीं से यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है। गंगा से संगम प्रयागराज पर मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। एंड देन आपका ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली तक जाती है यमुना। इसकी ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखिएगा 4 है, चंबल, सिंध, बेटवा, किन। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने कैसे याद किया हुआ है, मे बी इट विल साउंड फनी टू यू। तो मैंने इसको ऐसे किया है कि जो बेटा है, हम बेटे से पूछ रहे हैं बेटा, तो क्या को मैंने किया है केन, तो क्या आप CS बन सकते हैं? CS कंपनी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। तो बेटा से आपका बेटवा, क्या से है केन, एंड CS से है चंबल और सिंध। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो फिर भी देखना आपको याद रह ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट ने 28 जुलाई 2020 को ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिज़ोरम के अंदर लॉन्च किया है, ताकि वहाँ के एग्रीकल्चर से एमिशंस कम हो, अच्छे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो। एंड पता होना चाहिए मिज़ोरम वन ऑफ द 5 स्टेट्स है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरी कौन सी है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से फंडेड है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। कैसे ध्यान रखोगे? G से ग्रीन, G से ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। देन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर FAO भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी इन्वॉल्व है। इंटीग्रेट करना है बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट चेंज को, लैंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। 31 मार्च 2026 तक इसको हमें फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। 35 विलेजेस को कवर करेंगे। 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, डाम्पा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम के अंदर ही है, एंड थोरिंग तलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम करते हैं ग्लोबल टाइगर डे। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, 2010 में बनाया गया था। ठीक है, एंड सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, हमें याद है कि हमने तब से अभी जो नंबर्स हैं वो क्या कर लिए हैं, डबल कर लिए हैं। टाइगर की जो पॉपुलेशन है, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर ही कराया है, बहुत जल्दी रिवाइज कराऊंगी, 2967 हो गए हैं। 70% टाइगर्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526, 2 नंबर कम कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442। डिक्लाइन पाया है CM ने, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम ने। पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। सत्यामंगलम जो इम्प्रूवमेंट हो रही है। चौथा साइकिल था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए हैं हम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे हमने यूज़ किया है। ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर जो एस्टिमेशन है उसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करती है। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पार्टनर्स। NTCA ने एम स्ट्राइप्स भी लॉन्च किया था 2010 में। पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हमने T×2 कहा था, मीन्स हम टाइगर्स के नंबर को डबल करेंगे। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है। ठीक है, एंड इसकी 2 आर्म्स हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड। ठीक है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल की। प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 में लॉन्च किया था। आई थिंक हमने अभी किया है, इसलिए मैंने बहुत ही जल्दी आपको पढ़ाया। हाँ, इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ टाइगर आ गए हैं, साइबेरियन, बंगाल, इंडो चाइनीज, मलायन, साउथ। बंगाल टाइगर आपको बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, म्यांमार में मिलेगा। 2500 से ज़्यादा भी है। अब हम करते हैं व्हाट इज़ एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग, हवा से बीज बोना, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। अरावलीज के अंदर डिफ़िकल्ट है, क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो टेक्निक है इससे प्लांटेशन करनी होगी अरावलीज के कुछ सेक्शन के अंदर। अरावली 3 राज्य से पास होता है, आपका राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। सॉरी, दिल्ली इज़ नॉट अ राज्य, वो आपकी यूनियन टेरिटरी है। नाउ देट आर आइडर टू डिफिकल्ट टू असेस और इनएसेसिबल। तो एरियल सीडिंग मतलब जहाँ पे जो सीड बॉल्स होंगी, मीन्स क्ले से कवर्ड होंगी, कॉम्पोस्ट चार से, एंड उन्हें ग्राउंड पे स्प्रे किया जाएगा एरियल डिवाइसेस, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स एंड ड्रोन्स को यूज़ करके।
ठीक है। तो इससे लो फ्लाइंग ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। पता है एक्चुअली में क्या है, मैंने ये आपको लास्ट मंथ भी पढ़ा है, तो मुझे पढ़ पढ़ के रियली डाउट होता है, मैं बार बार इसको चेक करती हूँ कि ये जुलाई की करंट अफेयर्स है ना, मतलब मुझे इतना, मैंने इसको, मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी जो, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून से ही ज्वाइन किया होगा एंड वो हो सकता है 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हों, तो जून से वो मे बी स्टार्ट कर रहे हों, तो मैं चाहती हूँ कि उन सभी का पूरा हो जाए, इसीलिए मैं दोबारा दोबारा हर टॉपिक को करा रही हूँ। तो आप बस शेयर कर दिया करो, ठीक है, वीडियोस को, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। देन देखिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। इनएसेसिबल जो एरियाज़ होते हैं, जो स्टीप स्लॉप्स होते हैं, जो ड्रोन्स हैं वो वहाँ भी चले जाएंगे, वहाँ भी बीजों को छिड़क देंगे। एंड एक बार डिस्पर्स करने के बाद कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ऐसा है बीज डालो और भूल जाओ, मीन्स प्लगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में होल्स खोदने की ज़रूरत नहीं है, सीड्स को प्लांट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत काम हल्का हो गया है। अब कुछ टॉपिक्स देखते हैं डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के। लैक्स ऑन सेफ्टी ऑन नेवली एंड विजाग डिजास्टर्स। अगेन लेट मी रिमाइंड यू अगेन, जून में ही हमने ये किया है, बट स्टिल आई विल, मैं सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये टॉपिक रह गया। तो देखिए सेकेंड फेटल बॉयलर ब्लास्ट हुआ 2 मंथ्स में तमिलनाडु के अंदर। जो ब्लास्ट है वो NLC इंडिया लिमिटेड के अंदर हुआ, नेवली। आपने ये ज्योग्राफी के मैप में देखिएगा, बुक के अंदर है, अदरवाइज 10th के मैप ज्योग्राफी के बुक के अंदर भी देखिएगा ये जगह। कुडालोर 180 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अंडर स्कोर किए इन्होंने इंडियन बॉयलर्स एक्ट ने। इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923 जो है वो कहता है कि भाई लाइफ को सेव करो, लोगों की प्रॉपर्टी को सेव करो इस तरीके के स्टीम बॉयलर से। बॉयलर क्या होता है, कोई भी ऐसा क्लोज्ड वेसल, ठीक है, जिसके अंदर 22.75 से लीटर से ज़्यादा, मीन्स आप कुछ ऐसा रख देते हैं स्टीम अंडर प्रेशर कि जब वो बाहर निकले तो उससे ब्लास्ट हो। एक्सीडेंट जो हो सकता है बॉयलर से, स्टीम से, पाइप से, ठीक है, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये प्रिवेंटेबल होते हैं एंड कभी कभी होते हैं, बट स्टिल वी हैव टू डू समथिंग। नाउ न्यू टॉपिक आया है एक, स्नेक बाइट्स इन इंडिया। चलिए तो स्नेक बाइट्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा ने एक स्टडी लॉन्च की कि स्नेक बाइट्स विद इंडियन एंड यूके पार्टनर्स। अब इसको पब्लिक कर दिया है रिपोर्ट को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो टॉप प्रायोरिटी है स्नेक बाइट, ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है, इसकी वजह से जो डेथ है वो 1.2 मिलियन हुई है। एनुअल एवरेज 58,000। 70% डेथ जो है वो लो लैटिट्यूड रूरल एरियाज़ के अंदर होती हैं, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। आधे से भी जो ज़्यादा स्नेक बाइट डेथ्स है वो मॉनसून पीरियड में होती है, जून से सितंबर। जो ज़्यादातर एनवेनोमेशन है मॉनसून के टाइम पे, क्योंकि कीड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एनवेनोमेशन है, मीन्स जिसके थ्रू जो वेनोम इंजेक्ट करता है स्नेक, वो रसल्स, वाइपर, फॉलोड बाई क्रेट्स एंड कोबराज, मीन्स इन्होंने सबसे ज़्यादा डेथ की हैं। जो स्नेक बाइट डेथ्स है रूरल एरियाज में 97, मेल्स में 59, फीमेल्स में 41। सबसे ज़्यादा कौन लोगों की डेथ हुई है, 15 to 29 ईयर्स के जो एज है। एंड हाईएस्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। क्या करने की ज़रूरत है, जो डेथ्स है वो रेस्ट्रिक्टेड है लोअर एल्टीट्यूड इंटेंसली एग्रीकल्चर एरियाज़ के अंदर, एंड जो प्राइमरी विक्टिम्स हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, उनकी फैमिलीज़। तो थोड़ा सजेस्ट करने होंगे कुछ ऐसे मेजर्स, लोगों को एजुकेट करना होगा कि स्नेक सेफ हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस करें, रबर बूट्स यूज़ करें, ठीक है, ग्लव्स पहने, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें, रिचार्जेबल टॉर्चेस को यूज़ करें। एंड थोड़ी नॉलेज बढ़ानी होगी कि अगर स्नेक काट जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। एंड इंडिया के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, लार्ज वॉल्यूम्स हैं हमारे पास एंटी वेनम के, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। देन पढ़ते हैं आसाम फ्लड्स के बारे में। तो आसाम फ्लड डिज़ास्टर, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ से गुजरती है, हाई परसेंटेज है फ्लड ड्रोन का, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, बैंक बिल्कुल टोटली रोड हो चुका है, एंड ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर की वजह से डैम्स भी हैं वहाँ पर। गुवाहाटी की जो टोपोग्राफी है वो बाउल की तरह है, एंड अनप्लैंड एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन एरियाज़ बनते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रही है वेटलैंड्स की, लो लाइंग एरियाज़ की, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो रिवर है वो चेंज
चेंज हो रही है, ऐसी मजाक कर रही हूँ, ध्यान देते हैं। एंड जो रिवर है वो अपना कोर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती है, खास करके ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल ब्रेडेड रिवर है वो, ठीक है, चोटियों की तरह बनी हुई है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो रिज्यूविनेटेड क्रॉपलैंड, सॉइल फर्टिलिटी, इनके लिए ध्यान देती रहती है, एम्बैंकमेंट्स बनाती है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हर बार जो रिवर है वो उसको ब्रीच कर देती है, फ्लड्स आते हैं एंड सब तहस नहस हो जाता है। तो रिवर को पढ़ो एंड क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखो कि कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। वाटर फ्लो इंफॉर्मेशन, चाइना से भी ये सलाह ली जा सकती है ब्रह्मपुत्रा के बारे में। चलो अब चाइना भी हमें सलाह देगा। मोस्ट एक्यूरेट एंड डिसेंट्रलाइज्ड फोरकास्ट करने चाहिए रेन के। ओके, तो ये आप ब्रह्मपुत्रा बेसिन देख लीजिएगा, ये आपकी यहाँ से शुरू होती है, या अरुणाचल प्रदेश आसाम से होती हुई मेघालय से ऊपर होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, गंगा से मिलती है एंड फिर ये गिर जाती है। मेघना क्या है, ये सब क्या है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली टाइम कम होने की वजह से एंड क्योंकि ये टाइम ऐसा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो मेरा मेन एम यही है कि आपके जल्दी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाए 10 डेट तक, ताकि उसके बाद बस आप इनको सुने एंड रिवाइज करते रहें फिर। एंड सितंबर के करंट अफेयर्स प्लीज़, आई एम टेलिंग यू अगेन, आप वेबसाइट से डेली उनको पढ़ते रहें। जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मैं आपको करंट अफेयर की पूरी कंपाइलेशन की वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अब कुछ टॉपिक देखते हैं। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का, कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना। हाँ जी, कल देखिए पबजी भी बैन हो गया है, पता होगा आप लोगों को, तो काफ़ी लोग जो है बेचारे हो गए होंगे, तो उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है। एंड अदरवाइज आई एम हैप्पी, क्योंकि पबजी इज़ अ वेरी एडिक्टिव थिंग। तो कंसर्न्स हैं डाटा सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, तो 59 ऐप्स तो तभी बंद कर दिए थे, ठीक है। एंड माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि खतरा है इन लोगों से हमें, इसलिए हम इसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। डाटा लोकलाइजेशन के भी कंसर्न है कि हमारा डाटा ले लेते हैं, तो इससे हमारा जो डाटा है वो इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप ऐप खोलते हो, अपना डाटा फिल करते हो, ओके। एंड आरबीआई ने भी रिकमेंड किया था, जो जस्टिस बीएन श्री कृष्णा की जो कमेटी थी, उन्होंने भी कहा था कि अपने डाटा को बचाना है, तो ये एक अच्छा खासा बहाना मिल गया। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी इसके अंदर डाटा चली जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज़ किया जा सकता है। सो वी डोंट वांट टू शेयर आवर डाटा विद चाइना, इसलिए वी आर बैनिंग देयर एप्स। किसने रिकमेंड किया था, श्री कृष्णा कमेटी ने। इम्प्लीमेंट किसने किया है, आरबीआई ने, ध्यान रखिएगा। नाउ कुछ चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी के, कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो हो सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट काफ़ी बार किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है कि जो कोई भी वायलेट करता है पीएमएलए को, इनकम टैक्स एक्ट को, एफसीआरए को, उन सबको क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ होगी। एमएचए की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि जो एनजीओ है, फॉरेन डोनेशन लेने से पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है वो एफसीआरए रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है। सभी एनजीओज डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं। एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी फंडिंग होगी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की, वो रेगुलेटेड है एफसीआरए एक्ट के अंदर, एंड उसे इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर कराना होता है हर 5 साल में। अमेंडेड रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स होती हैं वो आपको देनी होती हैं हर 3 महीने में, ठीक है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा लो, परमिशन ले लो। कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इलेक्शन लड़ रहे हो नहीं ले सकते हो, एमपी हो, एमएलए हो नहीं ले सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी हो नहीं ले सकते हो, पॉलिटिकल नेचर की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं ले सकते हो, कार्टूनिस्ट हो, एडिटर हो, ओनर हो, प्रिंटर हो, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो नहीं ले सकते हो, जज हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो नहीं ले सकते हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि ऑडियो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करती हो वो भी नहीं ले सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको प्रोहिबिट किया हुआ है तो भी नहीं ले सकते। कौन एलिजिबल है, रजिस्टर करा लो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हो जाओ, ले सकते हो। 3 साल तक कम से कम एग्जिस्टेंस में रहना होगा, कम से कम 10 लाख रुपए पिछले 3 साल में खर्च किए हों, एक रीजनेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे लोगों को हानि ना पहुंचे। वैसे कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, करेंसी लेना, कोई भी आर्टिकल लेना, गिफ्ट्स लेना, ऑल दीज।
ये थोड़ा देख लीजिएगा, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन, NPO सब आते हैं। क्या करने की ज़रूरत है? एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, बेटर कोऑर्डिनेशन करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, फाइनेंस में, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ NGOs करती हैं उन पर नज़र रखी जा सके। डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन कराना होगा। ओके, एंड व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डाटा? नॉन पर्सनल डाटा के लिए एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनी है, इसको हेड करेंगे इन्फोसिस के को फाउंडर कृष गोपाल कृष्णन। एंड नॉन पर्सनल डाटा मीन्स कोई भी ऐसी डाटा जिसके अंदर पर्सनली आइडेंटिफेबल इंफॉर्मेशन ना हो। ऑल राइट, तो पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, जो डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा, जो कि जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड हो। प्राइवेट, जो आपसे इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। सजेशन, एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाना होगा, एक न्यू स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी होगी जिसका नाम होगा नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी। एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कलेक्ट करते हैं नॉन पर्सनल डाटा, उनको रेम्यूनरेट करना होगा। रेगुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि डाटा एक एसेट की तरह होता है। ऑल राइट, 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन भी इस तरीके के फ्रेमवर्क के साथ सामने आया था। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्टॉकरवेयर क्या होते हैं, पैंडेमिक के टाइम पे वाई आर दे गेनिंग ट्रैक्शन? तो 51% इंक्रीज पाया गया है स्पाईवेयर में, स्टॉकरवेयर के अंदर। स्पाई, स्टॉकरवेयर एप्स, वायरसेस, मालवेयर, आपको पैगासस भी याद होगा व्हाट्सएप का, ये डिवाइसेस को इन्फेक्ट करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हों। जूस जैकिंग याद होगा आपको, जो इलेक्ट्रिक सर्किट से आ जाता है, रिमोटली इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड जो स्टॉकरवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है जब आप कोई भी डिजिटली कनेक्टेड डिवाइस को यूज़ करते हैं। स्पाईवेयर जो आपके यूसेज पैटर्न को देखता है। स्टॉकरवेयर स्पाईवेयर ऐप्स की तरह ही होता है, लोकेशन वगैरह सब जान लेता है। स्टॉकरवेयर जो है वो ज़्यादा स्टेल्थ मोड में काम करते हैं। ओके, सो नाउ टर्की अप्रूव सोशल मीडिया लॉ। तो टर्की के पार्लियामेंट ने एक नया सोशल मीडिया लॉ जो है वो पास किया है ताकि सोशल मीडिया को थोड़ा देखा जा सके। ये जो लॉ है, जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, उन्हें अपने ऑफिसेज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस टर्की के अंदर खोलने होंगे ताकि वो कंप्लेंट्स के साथ डील किए जा कर सकें। अगर सोशल मीडिया कंपनी अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेगा तो फिर बैन कर देंगे फेसबुक एंड ट्विटर को, उससे बैंडविड्थ हाफ हो जाएगी, फिर और कट होगा। सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं वो मीन्स कम हो जाएंगे। देन कंटेंट जो वायलेटिंग प्राइवेसी है, जो पर्सनल राइट्स हैं, उनको 48 आवर्स में इन्हें चेक करना होगा। जो कंपनी होगी वो डैमेजेस के लिए भी लायबल होगी। सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स को जो यूज़र डाटा है वो भी स्टोर करके रखना पड़ेगा टर्की के लिए। जो लेजिस्लेशन है वो इसीलिए है ताकि साइबर क्राइम को कॉम्बैट किया जा सके, यूज़र्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, साइबर बुलिंग एंड इंसल्ट्स अगेंस्ट विमेन ना हो। तो ये एक सेंसरशिप लॉ की तरह है ताकि जो ऐसा कंटेंट जो गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता हो उसको भी थोड़ा सा देखा जा सके। हालांकि ये राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है, बट स्टिल हंड्रेड्स ऑफ पीपल को इन्वेस्टिगेट किया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। टर्की जो है वो वर्ल्ड में लीड कर रहा है इन रिमूवल को रिक्वेस्ट टू ट्विटर्स। 4,08,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स टर्की के अंदर ब्लॉक कर दी गई हैं। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया भी ब्लॉक कर दिया गया है फॉर नियरली 3 ईयर्स। GS4 के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। कोविड-19 जो है वो किस तरीके से मिसमैच को एक्सपोज कर रहा है इन अवर गवर्नेंस सिस्टम। यही तो पता चल रहा है कि कितने अच्छा हमारा गवर्नमेंट है, चाहे हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, बिजनेस में, फाइनेंस में। तो थोड़ा मिसमैच तो पाया गया है, बट अगेन जो हमारे इश्यूज़ हैं वी हैव टू मीट दैम। अगर किसी के अंदर कुछ कमी भी है तो हमें उसको मैनेज करना होगा, सिस्टमिक चैलेंजेस देखने होंगे, सॉल्यूशंस इस तरीके से बनाने होंगे कि कंडीशंस को फुलफिल कर पाए। आप लोगों को, लोकल्स को भी कंट्रीब्यूटर बनना होगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपनी नॉलेज शेयर करनी होगी। गांधी जी एंड उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे JC कुमारप्पा, उन्होंने यही कहा था कि लोकल एंटरप्राइजेज, ठीक है, आपकी जो क्या बोलते थे वो, उनको जो लोकल लेवल पे उनकी वजह से जो लोकल पंचायत होती हैं, जो हाँ जी जो हैंडीक्राफ्ट जो वो होती हैं कंपनीज, उनको ध्यान दीजिए। EF शूमेशर ने भी कहा था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटा ही ब्यूटीफुल होता है, एक नई इकोनॉमिक्स है। एलिनोर ऑस्ट्रोम पहली विमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था कि सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ पर ध्यान दीजिए। सो फाइनली वी आर डन विद दिस PDF facts for prelims, one more video, 20 more pages are left, but I assure you that will be also uploaded very soon. Till then please like, share and subscribe. Please share the videos, and very soon we're gonna complete the August current affairs as well. And with that, all the very best. Keep working hard. Hope your prelims will get clear and mine too. So thank you.